मोदी 3.0 का पहला बजट सामने आ गया है। लोकसभा चुनाव के परिणाम जब आए तो उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि मोदी सरकार को बड़ा सेटबैक लगा है, धक्का पहुंचा है, बजट में इसका असर दिखेगा और बजट में इसका असर दिखा भी। विपक्षियों ने सरकार पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। आंध्र और बिहार को जिस तरीके से तरजीह दी गई, उसको देखते हुए टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि ये पॉलिटिकल बजट है। लेकिन हम इस समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, सर्व विद्या की राजधानी कहते हैं इसको, और इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा है कि ये बजट युवाओं को, रोजगार को, किसान को, महिलाओं को ये बजट समर्पित है। इसलिए रोजी रोजगार की भी इस बजट में बात की गई है। 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है स्किल डेवलपमेंट और नए रोजगार सृजन के लिए। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाएगी, उसके लिए उनको बाकायदे स्टाइफन भी मिलेगा। तो ऐसे तमाम प्रावधान किए गए हैं, लेकिन इसका असर क्या है युवाओं पर, छात्रों पर, समझने के लिए इस समय हम बीएचयू के मधुबन में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भास्करादित्य त्रिपाठी है। भास्करादित्य त्रिपाठी। क्या करते हैं? अभी मैं हिंदी विभाग से एमए कर रहा हूँ। अच्छा, पीजी कर रहे हैं। तो बजट देखा आपने? हाँ, देखा अभी। कैसा है बजट? देखिए, हम बजट जब देखते हैं इस बार का, तो इस बार की सबसे पहले तो बजट की धनराशि देखते हैं। 1.48 लाख करोड़ रुपए पिछले बार से 32% अधिक है। तो निश्चित तौर पे जो शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार है, उसके लिए सरकार ने अपना खजाना खोला है। तो ये तो हर बजट में पिछले बजट की तुलना में 5% से लेके 20, 25, 30% तक वृद्धि रहती ही रहती है, चाहे स्टेट की बात हो चाहे सेंटर की बात हो। ये कोई नई बात तो है नहीं। नई बात क्या लगी? देखिए, नई बात क्या लगी, एक चीज़ हम देखेंगे कि बजट में अधिकतर पूर्वोत्तर के राज्यों की बहुत उपेक्षा की जाती है। जैसे अभी आपने कहा कि बिहार और आंध्र प्रदेश को अधिक बजट क्यों मिला, तो बिहार जैसा राज्य जहाँ कोई उद्योग नहीं है, बहुत कम उद्योग हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो पलायन कर जाते हैं, गुजरात और अन्य राज्यों में जाते हैं, नौकरी की तलाश में वहाँ रहते हैं। प्रतिभाएं बिहार छोड़ देती हैं, तो वहाँ अगर धन सरकार दे रही, वहाँ उद्योग धंधे लगेंगे तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ की स्थिति सही होगी। तो त्रिपाठी जी, यही तो बिहार के लोग कह रहे हैं ना, बिहार की सरकार भी कह रही है कि स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं दे रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा दे देना। ये छिटपुट दे के 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, इससे क्या मिलेगा? देखिए, इसका असर तो होगा। असर होगा। हाँ, बिल्कुल असर होगा। हाँ। क्योंकि कुछ तो सरकार कर रही, हो सकता है कल को स्पेशल राज्य का दर्जा भी दे दे। मतलब ये शुरुआत है। हाँ। हाँ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवान सिंह है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पर्यटन का छात्र हूँ। हाँ, टूरिज्म पढ़ते हैं आप? अच्छा, तो पर्यटन को लेकर बजट में कुछ दिखा? इस बार काफी अच्छा बजट आया है पर्यटन को लेकर। लेकिन बनारस में तो कुछ नहीं मिला। हाँ, यूपी में मानते हैं इस बार बजट अच्छा नहीं आया है। हाँ। लेकिन बिहार में देखेंगे तो काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर वहाँ जो बोध गया में महाबोधि टेम्पल है, तो उसके तर्ज पर वहाँ पे गलियारे बनाए जाएंगे। और जो नालंदा जगह है वहाँ एक अच्छा डेस्टिनेशन, टूरिज्म डेस्टिनेशन उसको बनाया जाएगा। और फिर उड़ीसा को भी एक अच्छा टूरिज्म प्लेस बनाया जाएगा। तो मतलब जहां जहां उनको सीटें अच्छी मिली हैं, उड़ीसा में अच्छी सीटें मिली हैं, पहली बार बीजेपी की उड़ीसा में सरकार बनी है, तो वहां बढ़िया ध्यान दिया जा रहा है। बिहार में अच्छी सीटें मिली हैं, वहां ध्यान दिया जा रहा है। और यूपी तो अपना टूरिज्म का हब है ना। काशी में तो आप देख रहे हैं सावन चल रहा है ना, और 1.25 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, और यहाँ ध्यान ही नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं 10 वर्ष पहले जब सरकार कांग्रेस की थी, तो आप देख सकते हैं यही बनारस था जो बनारस में आने से लोग डरते थे और बनारस में कहीं विकास नहीं हुआ था। आज आप वर्तमान स्थिति में गंगा की स्थिति देखेंगे तो आप कहीं भी, कोई भी जाकर नहा सकता है, कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकता है। आप आने वाले समय में देख सकते हैं वर्तमान की स्थिति ये है कि आप सड़कें देख सकते हैं, परिवहन देख सकते हैं। तो आप, ऐसा नहीं है जहाँ पे विकास नहीं था वहाँ पे सरकार काम कर रही है और एक अच्छा जो पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। काशी तो अभी कुछ समय पहले था जहाँ 14 लाख के आसपास लोग काशी में आते हैं और दर्शन करते हैं। तो इस बार नहीं मिला, वैसे बहुत मिलता रहा है। हाँ, इस बजट में थोड़ा सा इग्नोरेंस हुआ। यूपी को इग्नोरेंस किया गया है। हाँ, इस बार थोड़ा इग्नोर किया गया। क्या नाम है सर आपका? सत्यम नाम है और यहाँ एलएलबी कंप्लीट कर चुका हूँ जी। तो उच्च शिक्षा के लिए सरकार जो है वो 10 लाख रुपए 3% पर लोन भी दे रही है, और 3% जो धनराशि वो सरकार खुद वहन करेगी। हायर एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट होगा इसका?
अच्छा है कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो पैसे के अभाव में अपनी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, या इतना अधिक लोन था कि सोच ही नहीं पाते कि हम ऐसा लोन ले पाएंगे, लेकिन सरकार ने यहाँ अच्छी पहल की है कि 10 लाख तक लोन 3% पे मिलेगा, तो छात्र आसानी से उसको वहन कर सकता है, उसके परिजन वहन कर सकते हैं। और इस बार बजट में ये भी अच्छा है कि स्किल पे ज़्यादा फोकस किया गया है। हाँ, ये स्किल डेवलपमेंट पर और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर 2 लाख करोड़ की प्रावधान की बात हुई है। लेकिन स्किल डेवलपमेंट पर तो पिछले 10 साल से बात हो रही है ना। 2014 में जब से मोदी जी आए, तब से लेकर लगातार स्किल डेवलपमेंट कितने मंत्री बदल गए एमएसएमई के, लेकिन इसका बहुत लाभ आपको दिखाई दे रहा क्या? नहीं, लाभ इसका ऐसे आ रहा है कि जैसे बहुत सारे अभी स्थानों पर आप जाएँगे, वहाँ पे स्किल्ड युवा अभी कंपनियों में काम करते हुए मिलेंगे। पहले संभवतः इसका अभाव रहा होगा, और पिछले 10 वर्षों में जो स्किल डेवलपमेंट के सेंटर चले हैं, उसके माध्यम से युवाओं के अंदर एक उत्साह आया है कि वो स्वयं का रोज़गार आसानी से शुरू कर सकते हैं। और उसी प्रकार ये मुद्रा लोन का भी 20 लाख तक बढ़ावा देना, वो भी छोटे उद्योगों के लिए बहुत अवसर है कि उनको अवसर मिलेगा। और ये स्किल के लिए जो स्वरोजगार के लिए जो बात इस बजट में की गई है, वह निश्चित ही युवाओं को भविष्य में अच्छी पहल। मैं उनको इनकरेज करेगा। बिल्कुल, हैं? क्या नाम है सर आपका? विकास तिवारी क्या करते हैं आप? पीएचडी कर रहे हैं, सोच छात्र हिंदी विभाग। हिंदी से पीएचडी कर रहे हैं। जी, सीनियर रिसर्च फेलो। तो देखा आपने, आप एसआरएफ हैं सर, आपने देखा बजट? बजट अभी फिलहाल तो थोड़ा बहुत देखा है, अभी उसका आकलन करेंगे। उसकी क्या टॉपिक समीक्षा। क्या है पीएचडी में सर? मेरा अवधि कृष्ण का परंपरा पे काम चल रहा है। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे आया कल। बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है। उसमें ये कहा गया कि 2 में से 1 जो स्नातक है, ग्रेजुएट है, वो नौकरी के लायक ही नहीं है ना? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा कि भैया पहले स्किल डेवलपमेंट हम करके रहेंगे युवाओं का, और ये पिछले 10 साल से चला आ रहा है। आप चूंकि हिंदी साहित्य में पीएचडी कर रहे हैं सर, मुझे बताइए स्किल डेवलपमेंट को लेकर पिछले 10 साल से प्रयास हो रहा है। 10 साल में तो बहुत कुछ बदल जाता है। अभी तक हम अनस्किल्ड ही रह गए। अभी भी सरकार यही कह रही है कि 2 में से 1 युवा रोजगार पाने लायक ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है सर, कि इसका दूरगामी परिणाम दिखता है, अचानक से परिवर्तन नहीं आ जाता कि 10 साल में स्किल डेवलपमेंट प्लान गवर्नमेंट चला रही है तो सब स्किल डेवलपमेंट फुली जो है सब स्किल्ड हो जाए। इसके लिए समय लगता है, आज नहीं 10 साल बाद आप इसका परिणाम देखिएगा। आपके समाज में हम लोगों के बीच में अधिकतर लोग स्किल्ड होंगे, स्किल्ड पर्सन होंगे, उनको जॉब धीरे-धीरे मिलेगा। हाँ, धीरे-धीरे, अचानक से नहीं आता। अचानक से नहीं। मुझे किसी कवि की एक पंक्ति याद आ गई कि इस शहर में बसंत धीरे-धीरे आता है ना? तो धीरे-धीरे इसका असर होगा। क्या नाम है सर? प्रशांत राय। क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं यहाँ पीएचडी कर रहा हूँ सोशल वर्क सब्जेक्ट से। अच्छा, सोशल वर्क में। तो ये जो बजट है सर, हायर एजुकेशन को लेकर, यूथ को लेकर कैसे देख रहे हैं आप? ये बजट जो है, जैसा कि हम जानते हैं, बजट साल भर के हमारे आय व्यय का एक खाका है, और कोई भी बजट देश को मजबूत करने के लिए ही वो लाई जाती है। और देश के बजट में आप देख रहे होंगे, जनजातीय प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम आवास योजना जो आई है, उसके तहत 63,000 गाँवों में जो जनजातीय लोग हैं, उसमें 5 लाख लोग लाभान्वित होंगे उस आवास योजना से। तो ये कहीं न कहीं एक ऐसा बजट है जो निचले तबके से लेके समाज के हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है। जहाँ छात्र और रोजगार की बात आती है, उसमें 1.48 लाख करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं, किए जाएँगे, जो भविष्य में जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, हमारे जो छात्र हैं, उनके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। वहीं हम नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं 100 बैंकों की जो योजना रखी गई है, वो 100 बैंक नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर बहुत हमारे देश का एक तरीके से कहा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट है। तो बैंकों की जो सुविधा नॉर्थ ईस्ट में 100 बैंक जब खुल जाएँगे तो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी सुधार आएगा। तो इससे कहते हैं कि काफ़ी नॉर्थ ईस्ट के लोग काफ़ी अटैच होंगे, और इस बजट में हर एक चीज़ पे ध्यान दिया गया है, और इसके दूरगामी परिणाम और मतलब दूर दराज के लोगों को भी ध्यान में रखा गया है। जी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए प्रशांत जी, जैसे हम लोग बजट पे चर्चा कर रहे हैं, हर वर्ष बजट आता है, हम चर्चा करते हैं, लेकिन इस बजट में जो प्रावधान सरकार की तरफ से किया गया, जी। आपको लगता है कि इसका फीडबैक भी सरकार को देना चाहिए कि इस बजट में हमने जो कुछ किया, साल के आखिर में ही सही, सरकार को फीडबैक देना चाहिए, आपको लगता है? जी, फीडबैक हर कार्यों का फीडबैक होता है, और ऐसा नहीं है, सरकार कहते हैं कि अपने चीज़ों में फीडबैक फीडबैक का मतलब कि जो कार्य हो रहे हैं, जैसे बनारस में ही आप डेवलपमेंट को देख लीजिए, मैं बनारस का मूलतः हूँ। ठीक। तो फीडबैक कहते हैं कि हम खुद
देख रहे हैं। आज से 10 साल पहले जो बनारस था वो आज नहीं है, वो बदल चुका है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर से बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो बनारस हर चीज में सुधर चुका है। बनारस योजनाओं में सुधरा है कि बनारस में योजनाओं में सुधार की जरूरत है? योजनाओं में सुधार की जरूरत यहाँ के क्राउड में है। ठीक है, क्राउड मैनेजमेंट पर काम होने। क्या नाम है आपका सर? जी, मैं डॉक्टर भवानी सिंह। क्या कर रहे हैं सर? मैं सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट पे यहाँ पे कार्यरत हूँ, आईएमएस में, आयुर्वेद संकाय। अच्छा, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आयुर्वेद में हैं आप। अच्छा, बहुत बढ़िया। खेती किसानी में ये लगातार कहा जा रहा है कि ट्रेडिशनल खेती से बात नहीं बनेगी, मेडिसिनल एग्रीकल्चर की तरफ हमको जाना होगा। इस बजट में मेडिसिनल एग्रीकल्चर को लेकर या एग्रीकल्चर में किसानों की आय को दोगुनी करने को लेकर कोई प्रावधान देखें? जी, जी, जी। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था इस बजट का, वह था कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। और कृषि उत्पादकता को जहाँ बढ़ाने की बात हो रही, तो ये एक ब्रॉड लेवल पे बोला गया है, कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जाएगा। इसमें सिर्फ ये नहीं कि धान की खेती को बढ़ाया जाएगा, इसमें निश्चित तौर पे जो मेडिसिनल प्लांट्स औषधीय पादप है, उनकी भी खेती को बढ़ाया जाएगा। जिस तरह से पिछले टर्म में मोदी सरकार ने जामनगर में WHO का सेंटर एस्टेब्लिश किया था। WHO का जो साउथ एशियन सेक्टर है, वह जामनगर में एस्टेब्लिश किया गया है। तो उसके तहत मेडिसिनल प्लांट्स की खेती यहाँ पे बढ़ी है, ऐसा नहीं है। तो जब इस बजट में इसके लिए जो प्रायोरिटी रखा गया है, तो निश्चित तौर पे औषधीय प्लांट्स की मेडिसिन की खेती यहाँ पे बढ़ेगी और उसका फायदा किसानों को ही नहीं, यहाँ के जो लोकल दुकानदार हैं, यहाँ के जो रोगी हैं, उनको भी मिलने वाला है। हमें मेडिसिन बाहर से इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हम भारत जैसे विविधता वाले देश में रहते हैं, हमारे पास जितने मेडिसिन प्लांट्स हैं उतने किसी देश के पास नहीं है, तो हम बाहर से क्यों खरीदें? सर, जो आयुर्वेद में जो पुराने सेंटर्स हैं, गुजरात में भावनगर है ना, जामनगर है, सेठ ब्रदर्स के नाम से पूरा भावनगर फेमस हो गया, राजस्थान में है, तो सेंटर्स यूपी बिहार में क्यों नहीं है? सबसे ज्यादा जागरूक तो मेडिसिनल एग्रीकल्चर को लेकर यूपी बिहार में जरूरत है, तो गुजरात में सेंटर खोलने की क्या जरूरत थी? जी, देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है। यूपी में आप जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से आयुर्वेद का जन्म हुआ था। काशी में जो भगवान धन्वंतरी है आयुर्वेद के, सेंटर यहीं होना चाहिए था ना। है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो सेंटर। कहाँ, यहाँ तो कोई पूर्वांचल का कभी किसान नहीं आया कि भाई हमको समझाइए कि कैसे हम मेडिसिनल एग्रीकल्चर करें? नहीं, कैसे नहीं है। यहाँ का जो द्रव्य गुण विभाग है, सामने आप देख रहे हैं, वहाँ विभाग तो है, विभाग किसानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा विभाग? सर, यही तो सवाल है ना। किसानों तक पहुंचाने के लिए जो सरकार के जो एम्प्लॉयमेंट है, जैसे सरकार मित्र या इस तरह से कुछ बनाने चाहिए ना, बनाने चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अश्वनी चौहान। क्या करते हैं सर? जी, मैं LLB सेकंड ईयर का छात्र हूँ। हाँ, तो बजट ठीक ठाक लगा? हाँ, बजट मुझे ठीक लगा। हाँ, एंजल टैक्स खत्म कर दिया सरकार ने स्टार्टअप को और आगे बढ़ाने के लिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कई छात्रों ने स्टार्टअप शुरू किया और उसको दुनिया भर में लेकर भी गए, लेकिन वो IIT के लेवल तक ही सीमित रह गया सर। लॉ फैकल्टी में या सोशल साइंस फैकल्टी में, आर्ट्स फैकल्टी में हम कब देखेंगे कि यहाँ भी स्टार्टअप छात्रों ने बनाया, उसको जब कामयाबी के शिखर तक पहुंचा? वो कब दिन आएगा? देखिए, स्टार्टअप के लिए आजकल कोई भी बिजनेस में आप जाएंगे तो एक टेक्निकलिटी की बहुत आवश्यकता हो गई है। तो उसमें हम कहें कि सीमित रह गया, ये नहीं, एक जो आज बिजनेस की एक बहुत नीड है बेसिक, तो उसके लिए खरा उतरने की आवश्यकता है। तो उसमें हम देखते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ में टेक्निकलिटी जो है, टेक्निकल क्वेश्चंस जो हैं बहुत कम रहते हैं। तो उसको ही पूरा करने के लिए स्किल डेवलपमेंट और अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। जहाँ तक लॉ की बात है, तो मैं जिस संकाय का छात्र हूँ, यहाँ के कई लोगों के पास अपनी लीगल फर्म है। आज की तारीख में देश के कई बड़े बड़े फर्म्स जो हैं यहीं से निकले हुए हैं। आप जाएंगे तो BCI वगैरह के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन वगैरह यहाँ के लोग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुधार की गुंजाइश तो हर क्षेत्र में होती है, तो सुधार से हम कभी पीछे पलट नहीं सकते। लेकिन नहीं हो रहा है कहना गलत मानूंगा, हो रहा है, धीरे धीरे हो सकता है और ग्राफ बढ़ेगा। लेकिन लॉ के लिए एक रेस्ट्रिक्शन और भी है कि एडवोकेट्स को जो है एडवर्टाइजमेंट करने की आज़ादी नहीं है। तो वो भी नया कोई आप लीगल फॉर्म, प्रोफेशनल टेक्निकलिटीज जो हैं वो अपनी जगह है। और आपको लगता है कि इस बजट में वो सारी चीजें हैं कि हम स्टार्टअप को और बेहतर तरीके से नए आयाम तक इसको पहुंचा सकते हैं? देखिए, स्टार्टअप के लिए तो भारत में पहले से ही हम सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न देने वाले देश बन रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है नई नई स्कीम्स निकाली जा रही हैं, और स्कीम्स निकलने का एक बहुत बड़ा होता है उनका क्रियान्वयन कैसा हो रहा है। तो उसके लिए भी मुद्रा योजना, आप जाएंगे तो मेरे ख्याल से प्रत्येक घर में एक आदमी मुद्रा योजना के बारे में जानता तो है। अब उसका बेनिफिट ले पा रहा है, नहीं ले उसको पा भी रहा। 10 लाख से 20 लाख कर दी सरकार। उसको भी 10 लाख से 20 लाख कर दिया। उसके अलावा इंटर्नशिप प्रोग्राम चला है PM इंटर्नशिप के अंडर में। नए ITI खोले गए हैं, पुरानों को अपग्रेड करने की बात है। और सबसे तो बड़ी मतलब जो लोकसभा चुनाव में परिणाम आया, रिजल्ट आया, उससे सरकार ने सबक लिया है।
हाँ सर, लेना चाहिए। सबसे बड़ी जो एक किसी भी व्यक्ति या किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपने आप में सुधार कितना कर दे रहा चलिए है, तो बहुत उसके बढ़िया। इसी कमेंट के साथ हम चर्चा समाप्त कर रहे हैं। जसवंत सिंह जब वित्त मंत्री हुआ करते थे तो उनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट था बजट को लेके कि बजट महज एक दिन का मेला नहीं है जहां छूट का बाजार गर्म रहता है। बजट सरकार के वित्तीय नीतियों का एक दस्तावेज है और आज के बजट से ये साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया, सरकार ने उससे सबक लिया और इस बजट में रोजी रोजगार को पर्याप्त जगह मिली। अमित सिंह, TV9 UP, BHU, वाराणसी।